परिवारवाद और वर्णवाद हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? परिवारवाद भी खतरनाक है तो वर्णवाद भी खतरनाक है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने वर्णवाद का नाम क्यों लिया, क्योंकि ऐसा कोई भी पार्टी नहीं बोलती। सब पार्टी चाहती है कि सभी मिलजुल कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सब कागजी बातें, अगर आप व्यवहारिक रूप में बात करना चाहे तो ठीक है, लेकिन अगर आप समाज का स्ट्रक्चर देखें भारत का, तो वाकई ही में इतना भी अच्छा नहीं है कि हम पूरी तरीके से सबको समान अधिकार दे सके, सारे लोग एक समान हो जाए। ये आसान नहीं है। सबसे पहले मैं वर्णवाद पे बात करूंगा और इसमें मैंने रखा है बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को क्यों रखा है? क्योंकि विचारधारा तो इन सब की बहुत अच्छी है। बीजेपी की जो मूल विचारधारा है, जितने भी नेता है, ये आरएसएस से आते हैं। आरएसएस ये एक ऐसा संगठन है जो ये बोलता है कि हम हिंदुओं को एक करेंगे। ये बोलते हैं कि भारत एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की कोई जाति ना हो, कोई वर्ण ना हो, सब बराबर हो, लेकिन हो हिंदू संस्कृति। पता नहीं कैसी हिंदू संस्कृति चाहते हैं, ये समझ नहीं आया। सब समान हो, सब हिंदू एक समान हो, सबको समान अधिकार मिले। ये लोग खाना खाते हैं बाकायदा जाके दलित समाज के लोगों के घर में कि जी हमें सब एकजुट करना है। ये सब व्यवहारिक बात है। ये बोलते हैं कि हिंदुओं को सबसे पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। भारत में जितने भी हिंदू है, इनको ज्यादा प्राथमिकता मिले सांस्कृतिक रूप से पूरा भारत, क्योंकि हम बहुत है, हिंदू बहुत है। जब भारत में हिंदू बहुत है तो सबसे ज्यादा अधिकार भी उन्हीं को ही मिलने चाहिए, आरएसएस बोलता है। सांस्कृतिक रूप से बाकी जो धर्म के लोग हैं उनको भी आजादी है, नागरिकता उनको भी मिलेंगी, ऐसा नहीं है, उनको भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनसे ये उम्मीद की जाएगी कि वो भी अपने आप को भारतीय संस्कृति से जोड़ के देखे। आरएसएस ये बोलता है कोई भी किसी प्रकार की विषमता ना रहे। अरे आप मुझे ये बताओ, चलो ठीक है आपने हिंदू राष्ट्र बना दिया, आप इस लक्ष्य में कामयाब हो गए, क्या आप इसमें कामयाब होंगे कि आप सबको समान अधिकार दिला पाए? जातिवाद से आप मुक्त कर पाएंगे भारत को? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? कमेंट में जवाब देना आपने। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जाहिर सी बात है ब्राह्मण लोग खड़े हो जाएंगे, ब्राह्मण आगे आएंगे और बोलेंगे कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो आपको ग्रंथों को तो महत्वता देनी पड़ेगी। जैसे ही ग्रंथों की बात आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है वर्णवाद से शुरू होगा। ये तो बता देंगे कि वर्ण व्यवस्था तो आपको लागू करनी पड़ेगी। बच्चा पैदा हुआ तो ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी, शादी होगी तो ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी, और मृत्यु होगी तो भी ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी। कर्मकांड होंगे जो भी होंगे हिंदुओं के हिसाब से तो ब्राह्मण ही करेगा। नेशनल मीडिया पे देखिए जो डिबेट्स बैठती है, वो हमेशा यही बात बोलते हैं, जितने भी ब्राह्मण वहाँ आते हैं वो बोलते हैं कि ब्राह्मण को सर्वोपरि रखना पड़ेगा, तो मनुस्मृति को भी कहीं ना कहीं आपको जगह देनी पड़ेगी। वर्ण व्यवस्था तो वैसे ही लागू होगी, और वर्ण व्यवस्था आज के हिसाब से अगर देखें तो वो चारों वर्णों के लिए खतरनाक है। अभी तक आपने यही सुना होगा कि शूद्रों के लिए खतरनाक है। हाँ, शूद्रों के लिए इसलिए खतरनाक है कि उनका नुकसान होगा, उनको थोड़ा कम दर्जे का काम मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इसमें शायद ब्राह्मणों का भी है अगर आज के हिसाब से देखें। वर्ण व्यवस्था में क्या है कि ये फिक्स है, एक वर्ण दूसरे वर्ण में जा ही नहीं सकता। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण ही हैं, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि ब्राह्मण जो है वो धन एकत्रित करके नहीं रख सकते, वो आलीशान बंगलों में नहीं रह सकते, मतलब आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर क्षत्रिय की बात करें तो इनका भी नुकसान है, इनका काम सिर्फ लड़ाई करना है, ये युद्ध कर सकते हैं सिर्फ, और इसमें जान जाने का खतरा भी है। बाकी वर्ण ये काम कर नहीं सकते, तो ये क्षत्रिय के ऊपर ही ये बोझ पड़ जाएगा। अब उन्हीं को ही देश की रक्षा करनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि जान जाने का डर है, आयु कम होगी, है ना। हालांकि आपको सम्मान मिल सकता है समाज में, लेकिन आर्थिक रूप से आप भी कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेस आप कर नहीं सकते। अब वैश्य की हम बात करें तो वैश्य के भी हाल कुछ ऐसे ही रहेंगे, वो भी बिजनेस ही कर सकते, ना लड़ाई कर सकते, ना वो पढ़ सकते, शास्त्रों को पढ़ सकते, तो यहाँ भी ये नुकसान है। और शूद्रों का क्या है कि उनको सेवा करनी है बस, उनका क्या है कि सम्मान कम मिलेगा, लेकिन वो भी पढ़ाई नहीं कर सकते, महिलाओं की स्थिति खराब हो जाएगी। शास्त्रों में तो ये लिखा है कि महिला तो देवी है, लक्ष्मी है, उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं। मतलब शोषण भी आप कैसा कर रहे हो, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से कर रहे हो। आप ये बोलते हो कि हम तो सम्मान कर रहे हैं जी महिला का, महिला चार दीवारी के अंदर रहे तो सुरक्षित रहेंगी। अरे ऐसी कैसी सुरक्षा देना चाहते हो यार? तो अगर आप कुल मिला के देखें तो वर्ण व्यवस्था आज के हिसाब से बहुत खतरनाक है। अब दूसरी बात करते हैं परिवारवाद की, ये भी खतरनाक है, ये देश को कमज़ोर करते हैं। इसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, आरजेडी भी है। इसमें क्या होता है कि एक नेता के नाम से पूरी पार्टी चलती है, फिर उसके परिवार के नाम से चलेंगी। पहले नेता एक पॉपुलर होगा, जैसे लालू प्रसाद यादव या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर इनके आगे जो वंशज है वही बैठेंगे आगे, जो भी जैसे उसका बेटा, फिर उसका बेटा। फिर वो क्या है कि धीरे धीरे क्या समझते हैं कि जो हमारी पार्टी है वो प्रॉपर्टी समझते हैं,
कि पार्टी पे हमारा, हम ही इसके मालिक है, हमारे बिना ये चल ही नहीं सकती, फिर ऐसे काम चलेगा। और अच्छा, ये कैसे नुकसान करते हैं ये भी समझते हैं। ये लोग क्या है कि जब एक ही वंश का, एक ही जाति का या कोई एक व्यक्ति मतलब अपने आप को पूरी तरीके से किसी पार्टी का मालिक समझे, तो क्या है कि वो अपने रिश्तेदारों के बारे में ज़्यादा सोचेगा। इसमें बात आएंगी रिश्तेदारों की, रिलेटिव की, अपनी जाति की, अपने आसपास के लोगों की, तो उन्हीं को ही वो हर पद पे बिठाने की कोशिश करेगा। आगे धीरे धीरे अपने लोगों को राजनीति में लाएगा। शक्तिशाली जितने भी पद होंगे वहाँ पर अपने ही लोगों को बिठाने की कोशिश करेगा। ये तो जाहिर सी बात है। अब इसमें क्या है कि भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा खत्म नहीं होगा। संविधान का मूल ढांचा वो खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, समाज में असमानता फैला सकते हैं। जिसका वर्चस्व होगा पार्टी में, उसी के आसपास के लोग जो उसके आसपास होंगे, उसके रिश्तेदार होंगे या उससे जुड़े होंगे, उन्हीं को ही ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। लेकिन यहाँ से हम उभर सकते हैं। इस समस्या से उभरना फिर भी आसान है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा लीडर आ ही जाता है। हुनर जो होता है ना, वो कभी दोस्तों छुपता नहीं है। जिसके अंदर टैलेंट होता है वो कभी छुपता नहीं है, वो अपने आप सामने आ जाता है। हालांकि वो जल्दी जल्दी आने ना दे, वो अपने आप को मालिक समझे, लेकिन फिर भी अगर जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, वो दिख जाता है, वो धीरे धीरे अपने आप को आगे लाएगा और वहाँ उसकी जगह बैठ सकता है। इसके चांस है, क्योंकि संविधान का मूल ढांचा भी बचा हुआ है। लेकिन जब मूल ढांचा ही खत्म हो जाएगा, या आप ये मान के चलो कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सबको एक बनाएंगे, ये तो संभव नहीं है। एक बना ही नहीं पाएंगे आप। पहली बात हुई, अगर बन गए, आपने इसमें लक्ष्य हो भी गया, आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो भी गए, तो आपको फिर ग्रंथों की तो माननी पड़ेगी। जैसे ही आप ग्रंथों की मानेंगे, संविधान हटा, अशांति फैलेंगी। क्योंकि दलित समाज भी अब अगर आज के हिसाब से देखें, वो भी उतना गरीब नहीं रहा, वो भी उतना कमज़ोर नहीं रहा, वो भी सशक्त हो गया। जैसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा, ब्राह्मण व्यवस्था लागू होगी, फिर से वर्ण व्यवस्था शुरू हो जाएंगी। अब क्या है कि अल्पसंख्यक तो पहले ही विद्रोह करेंगे, हो सकता है वो विरोध करे इस बात का, क्योंकि उनके साथ भी भेदभाव होगा। दूसरी तरफ ओबीसी भी सारे उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको भी सारे अधिकार प्राप्त नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखा जाए, ओबीसी भी ज़्यादातर सपोर्ट में अल्पसंख्यकों के साथ रहेंगे। एससी तो रहेगा ही अलग, एसटी भी उन्हीं के साथ आएंगे। उस हिसाब से क्या है कि देश में माहौल ख़राब होगा। अगर मैं कुल मिला के बोलूँ, संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात कहूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर अभी के लिए सबसे बेहतर है तो संविधान ही है। संविधान ही एक ऐसी किताब है, ऐसा ग्रंथ है हमारे लिए, जो सबको समान अधिकार देता है, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है।